हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका लेट्स टॉक विद अभिनव सीरीज में। अक्सर ना बच्चों का या यूं कह लो जितने भी स्टूडेंट है उनकी ना एक कंप्लेन होती है कि मैं ना आज तक किसी भी लड़की का इंटरव्यू नहीं लिया है मैंने। आप देखोगे कि मैं ट्रेनिंग पे भी हूं और वहां पे भी कोई लड़की नहीं है, तो इस चैनल पे ना आपको आज तक कोई लड़की दिखी नहीं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपकी, आज मैं उन सब का सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे सोनाली अग्रवाल से। ये 2019 बैच से सीजीए अकाउंटेंट है और फिलहाल ये भुवनेश्वर में पोस्टेड है। आज उनके जॉब के बारे में बात करेंगे। 2020 से इन्होंने डिविजनल अकाउंटेंट ऑप्ट किया है, वो क्यों किया है ये बात करेंगे, और इन्होंने तैयारी कैसे की। आपको मैं बता दूं ये आर्ट्स बैकग्राउंड से है, तो आर्ट्स बैकग्राउंड से होने के बावजूद इन्होंने कैसे एसएससी सीजीएल जैसा एग्जाम को क्रैक किया है। तो एंड तक बने रहना, आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सोनाली, आपने अपना टाइम दिया है। आपके जैसे बहुत कम लोग रहते हैं जो इतना बहुत सिंपल बैकग्राउंड से आप आए हो, और आर्ट्स बैकग्राउंड होने के बाद लोगों को डर लगता है कि कैसे निकालेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सोनाली है और मेरा सीजीएल 19 जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है। और सीजीएल 19 से मुझे सीजीए अकाउंटेंट मिला है। सीजीएल 20 भी मैंने दिया था और उससे मैंने डिविजनल अकाउंटेंट की पोस्ट ऑप्ट करी है। आप कुछ अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने क्या पढ़ाई की है। एजुकेशनल बैकग्राउंड बेसिकली मैं एक नॉर्मल झारखंड के एक छोटे से विलेज कुज्जू नाम है, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। तो वहाँ के जो नॉर्मल के आसपास के स्कूल होते हैं वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है अप टू 7। तो ये गांव है टाउन है? गाँव ही कह दो आप। तो वहाँ से मैंने 7th तक पढ़ा। उसके बाद तो एक मैंने पढ़ा ही नहीं है, हाँ वही किया मैंने। तो फिर डायरेक्टली मेरी जो एडमिशन हुई है वो गांव की ही एक मतलब गवर्नमेंट हाई स्कूल जो होती है वहाँ पे मेरी एडमिशन हुई 9th स्टैंडर्ड। तो 9th और 10th मैंने वहाँ से करा, यानी कि मेरा जो मतलब बोर्ड रहा है वो जैक बोर्ड है, स्टेट बोर्ड, वहाँ तक हुई। उसके बाद जब बारी आई कि अब मुझे करना क्या है, मतलब लोग चूज करके अपने करियर को 10th के बाद ही वो सीरियसली लेते हैं। तो मेरा अब ये हुआ कि मेरा मन था कि ये करने का। तो मैंने 11th में कॉमर्स ही ऑप्ट करा। तो मतलब कि 9th और 10th मंथ मैंने मतलब कॉमर्स के लिए पढ़ा, कोचिंग ले ली मैंने। बट कुछ ऐसे कंडीशन हुए जैसे मतलब फैमिली में ऐसे टोटली हो गया कि तुम्हें अब आर्ट्स ही करना होगा, कहीं बाहर ही जाना, बस फाइनेंशियली थोड़ा कंडीशन बुरा हुआ। तो उस वक्त फिर मैंने अपना स्ट्रीम चेंज करवाया और 12th से फिर मेरा ये कह लो कि मैंने फिर आर्ट्स ऑप्ट किया। हाँ, तो 12th और फिर उसके बाद ग्रेजुएशन वो पूरा मेरा आर्ट्स से रहा है, ज्योग्राफी ओके। और फैमिली बैकग्राउंड क्या है? ऑफ 4 सिबलिंग्स एंड आई एम द यंगेस्ट। मेरे मम्मी पापा हैं, मम्मी हाउस वाइफ है, पापा बिजनेसमैन। यानी कि मेरे घर में किसी ने भी मतलब ऐसे मतलब आप कह लो कि मेरा ये फर्स्ट गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब में कैसे आना हुआ? वाई एसएससी? जैसे आर्ट्स वाले बच्चों को पर डर सा होता है। हाँ, डर नहीं भैया एसएससी सीजीएल ये है वो है, तो वाई? तो मुझे भी ऐसे फर्स्ट टाइम में लगा था कि सीजीएल तो नहीं हो पाएगा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब कि मैंने एमटीएस भी दिया और एमटीएस जब वो मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो हुआ ये कि मतलब मुझे पता नहीं था कि फॉर्म कैसे फिल करना या जो भी, मुझे कुछ आइडियाज ही नहीं थे। तो उसमें सारा वो फॉर्म फिल करते वक्त सारा स्टेट चूज करने होते हैं ना, तो वो मैंने सारा स्टेट नहीं ऑप्ट करा था। कुछ झारखंड से मैं बिलोंग करती हूँ ना, तो झारखंड के आसपास जो नेबरिंग स्टेट है वो डाला था और बाकी कुछ नहीं। तो मैं शायद मेरे 0.3 मार्क्स से रह गया था। एट दैट डे आई ट्राइड अ लॉट, मतलब मुझे लगा कि मैं भी किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं होने वाला। तो मेरे पापा उससे मुझे बोले कि बेटा तुम इससे कुछ अच्छे मतलब के लिए बनी हो एंड तुमने अपना बेस्ट दिया है। तो मैंने बोला हाँ, बट नहीं हुआ तो मुझे लग रहा है कि मुझमें कुछ कमी रह गई है। पापा बोले तुम इससे कुछ अच्छा करो, तुम्हारे लिए इससे कुछ अच्छा रखा है। तो दैट डे मुझे लगा कि मतलब मुझे इससे अब बड़ा ही करना है, एमटीएस तो मैं छूंगी ही नहीं। तो उसके बाद दिया ही नहीं, मैंने दिया ही नहीं। और फिर मैंने सीएचएसएल भी दिया था तो सीएचएसएल भी नहीं हुआ, तो सीजीएल एक बार में हो गया। ये एक बार में हो गया, बाकी एग्जाम नहीं। तो आप देख सकते हो, मैं अब तक किसी को बताया नहीं, मैं आपको बता देता हूँ इस प्लेटफॉर्म से। तो मैंने बैंक वगैरह सीजीएल वगैरह सब एग्जाम दिया और सब निकलता गया। तो फिर मुझे लगता था कि एमटीएस का एग्जाम मतलब इजी है तो क्या ही दूंगा। तो मेरे दोस्त ने बोला एक बार दे के देख। उसने दिया था, वो फेल कर रहा था, वो एक्चुअली निकला नहीं था, अब उसकी भी जॉब लग गई है। मैंने एमटीएस दिया और मानोगे नहीं, मैं
नहीं हो पाया मतलब फाइनल, जबकि मैं ऑलरेडी जॉब में था। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, मैं पहले ही बाहर हुआ। ठीक है, तो मतलब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे नहीं जाता, बट मैं चेक कर रहा था कि क्या सच में ऐसा है। तो खुद को ना इस चीज से बिल्कुल जज मत करो कि तुम एमटीएस नहीं निकला तो सीरियल कैसे निकलेगा। सब अलग अलग एग्जाम है, खुद को आइडेंटिफाई करो कि क्या किस चीज के लिए बने हो। आपने तैयारी कैसे किया? तैयारी सबसे पहले मैंने वो मतलब कुछ फ्रेंड्स मिले जो कर रहे थे इसकी तैयारी। मेरे एक मामा है एक्चुअली, उनने मुझे सजेस्ट किया, क्योंकि मतलब ग्रेजुएशन जब मेरी आर्ट्स से हो रही थी ना, और आपका किसी चीज में ऐसे मन हो, कोई एम्बिशन आपने बना रखी है, जैसे मेरा था कि मुझे सीए करना है, और ऐसे कम्प्लीटली उस वक्त जो मतलब सिचुएशन था ना, ऐसे मुझे लग रहा था मैं कहीं डिप्रेशन में ना चली जाऊँ। मैं बहुत सैड हूँ, वैसे मैं बहुत जॉली मूड वाली इंसान हूँ, लेकिन उस वक्त मेरा ऐसा सीन था कि मैं किसी से बात तक नहीं करती थी। तो क्योंकि मैंने मतलब वो कॉमर्स से आर्ट में स्विच होना, आपने जो सोच रखा है अपने लिए वो बिल्कुल ही ऐसे खत्म सा हो जाना, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा सामने। तो वो चीज हुआ। तो फिर मेरे एक मामा हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम अभी आर्ट्स जब ले रही हो, और कॉलेज जो नॉर्मल सा जो गांव का कॉलेज होता है वो था, उसमें आपको ऐसे क्लासेस करना भी मैंडेटरी नहीं होता है। तो हम लोग तो महीने में ऐसे एक बार क्लास जाया करते थे। तो उन्होंने ही रिकमेंड किया कि तुम जो नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसकी तैयारी करो। तो मुझे वो भी याद है, मैंने जब फर्स्ट डे मतलब मिली अपने फ्रेंड से, तो उसने पूछा कि तुम्हें किस चीज़ की तैयारी करनी है, तो एसएससी आता है। तो मुझे उस दिन पता चला एसएससी जैसा कोई एग्जाम होता है। तो मैंने उसने फिर बोला कि एसएससी क्या एमटीएस सीजीएल या सीएसएसएल क्या देने वाली है। तो मुझे वो पता ही नहीं है कि ये बोल क्या रही है। फिर मैं पूछी कि ये होता क्या है, यार एमटीएस सीएचएसएल और ठीक है। देन उसने बताया कि एमटीएस यानी कि 10th लेवल पे आप ले सकते हो, सीएचएसएल 12th और सीजीएल ग्रेजुएशन। तो उस वक्त मतलब वो कोचिंग मैंने एक कोचिंग लिया था स्टार्टिंग वाले डेज में, लेकिन वो कोचिंग एक्चुअली वो जो सर थे वो 12th स्टैंडर्ड के जो बच्चे होते हैं फिजिक्स ऑनर्स के, वो टीचर थे। तो वहाँ से मतलब मेरे को लगा कि मैथ्स हम लोग कर सकते हैं, बट हुआ नहीं। और मतलब आई थिंक एक महीने भी मैंने क्लास नहीं करा। हाँ, उसके बाद फिर लेकिन वहाँ से मुझे एक मतलब ग्रुप मिला और थोड़ा सीखने को मिला कि आपको करना कैसे है, यहाँ से मुझे वो मिला। उसके बाद फिर एक तो वो आती है ना आर.एस. अग्रवाल की मैथ के बुक जनरल कंपटीशन, वो मतलब एसएससी के लिए स्पेसिफिकली नहीं होते हैं, जनरल कंपटीशन। हाँ हाँ राइट। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मैथ के लिए वो बुक उठाया, और मतलब कि उसके और मैं सब लोगों को देखती हूँ, वो बुक मेरा हिंदी लैंग्वेज में था, और अपने ग्रुप में मैं देखती हूँ कि यार ये लोग इंग्लिश में कर रहे हैं। मुझे बस मैं यहाँ पे हिंदी को इंफीरियर नहीं बोल रही हूँ, बट आपके ग्रुप में अगर सारे लोग कर रहे हैं ना इंग्लिश लैंग्वेज में, हाँ मेरे को लग रहा है कि यार मैं कितना इंफीरियर हूँ, मतलब मुझे इंग्लिश मतलब सच में, और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन तक नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने, लेकिन मैं खुद थोड़ी डीट टाइप की हूँ, मुझे लगा कि नहीं मुझे करना ही है, मैं इंग्लिश में ही करूंगी, चाहे मुझे डिक्शनरी खोल के बगल में बैठना क्यों ना पड़े। तो फिर वही मैथ्स, सबसे पहला मेरा मैथ्स का वही बुक था आर.एस. अग्रवाल, और फिर वहीं से थोड़ा थोड़ा मुझे मतलब एक दो ग्रुप मिला, तो वो भी पता चलता गया कि कैसे करना है। तो मैथ्स के लिए फर्स्ट बुक वो था। उसके बाद फिर मैंने किरण में स्विच किया, प्रीवियस ईयर का जो कंपाइलेशन आता है। उसके बाद फिर आज ये राकेश यादव का क्लास नोट, और क्लास नोट को मैंने मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने एक टाइम, तो ध्यान से मुझे याद है कि मैंने एक टाइम किया है क्लास नोट के। मतलब कि एक चैप्टर सर बनता है, मतलब कि एक चैप्टर के मुझसे 5 क्वेश्चन होते थे, बाकी अपेरेंटली 5% क्वेश्चन होते थे, 95% मुझसे होता ही नहीं। बहुत मेहनत, मतलब काफी डीप चैप्टर किया है। तो जैसे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, और तो इंग्लिश में भी बहुत प्रॉब्लम होती होगी, और गांव से ही बिलोंग कर रहे हो, तो फिर इंग्लिश के लिए क्या किया आपने, कैसे टैकल किया? इंग्लिश मैंने जैसे बताया कि मुझे इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन भी नहीं समझ आते, ठीक है। बहुत लोग से मैं ऐसे पूछती रहती थी कि मतलब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, इंग्लिश कैसे करूँ। तो आप जितने लोगों से पूछोगे ना, 90% ऑफ द पीपल आपको यही बताएंगे कि आप न्यूज पेपर रीड करो, और मैं 1 से 2 दिन न्यूज पेपर लेके बैठी, मुझसे हो ही नहीं रहा था। मतलब 2-3 घंटे में दे रही हूँ लेकिन हो नहीं रहा था, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा है और कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। न्यूज पेपर पढ़ना इतना भी इजी नहीं होता है, बिल्कुल नहीं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाओ। इंटरेस्ट भी मतलब थोड़ा बहुत ये था कि मतलब मुझे करना है, वो एक मजबूरी था, फील आ रहा था, तो नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने किया ही नहीं कि जो भी चीजें, जैसे कि जब मैंने किरण पब्लिकेशन का बुक लिया तो वो मैंने बाइलिंगुअल लिया, तो वहां से थोड़ा थोड़ा मुझे लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग आने लगी।
फिर मैंने इंग्लिश के लिए मतलब मुझे जो एक्सपीरियंस है मेरा वो जो बेस्ट क्या था वो ये था कि किरण यादव का जो इंग्लिश वाली जो बुक आती है प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन, किरण पब्लिक। हाँ तो उससे उससे ना वो जो कॉम्प्रिहेंशन की जो प्रीवियस ईयर की कंपाइलेशन थी वो मैंने मतलब कि हर दिन का मेरा टारगेट था कि न्यूज़पेपर पढ़ना तो भाई मेरे लिए आसान है नहीं, लेकिन इंग्लिश में आपको कुछ स्टोरीज, आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है, जिस भी टॉपिक में इंटरेस्ट है वो करना चाहिए। तो मैंने वही किया कि केरल वाला कॉम्प्रिहेंशन हर दिन कभी 5 कभी 10 कभी 2 वो मेरा एकदम कॉन्टिन्यूसली चलता रहा। और वही मतलब मुझे इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अंडरस्टैंडिंग मेरी वही से डेवलप हुई इंग्लिश। बाकी वो क्या आपको चलता ही रहा। ग्रामर के लिए वही मैंने जो क्लिम्स टू पैरामाउंट की बुक है उसको मैंने किया, और बाकी कॉम्प्रिहेंशन से मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। और वो कैब के लिए वही ये किरण पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर, बाकी मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। सो किरण पब्लिकेशन की बुक का मैं भी बार बार रिकमेंड करता रहता हूँ। उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है उन्होंने सब्जेक्ट वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट का अलग, तो प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। मैं तो 2 ही बुक बोलता हूँ। आप एक केडी कैंपस की ले लो जो आपने कहा है, एक्चुअली मैंने भी उसी से किया है और मैं भी आर्ट्स बैकग्राउंड से। जीएस और रीजनिंग को कैसे टैकल किया आप? जीएस मेरी उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं है, भी नहीं है, उस वक्त भी नहीं है थी। तो मतलब लोग बोलते हैं कि तुम आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो तुम्हारा जीएस बहुत अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आर्ट्स बैकग्राउंड से लोग मतलब पढ़े तब तो अच्छा होगा। सिंपल, बीटेक वालों का मैथ अच्छा नहीं होता है, मैं जानता हूँ ऐसे बहुत लोगों को, तो क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम आर्ट्स वालों का जी कैसा होगा? तो वही मतलब आर्ट्स वालों की ऐसा कुछ नहीं है कि जीएस अच्छी होती, जो पढ़ते हैं उनकी अच्छी होती है, और वो बैकग्राउंड नहीं मैटर करता है। अगर मैं आर्ट्स से हूँ और मैं पढ़ी ही नहीं, ऑब्वियसली मेरी जीके अच्छी होगी नहीं। तो जीके के लिए मैंने क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, आई थिंक रितेश कुमार उनके ऑथर है, तो वो वहाँ से मैंने स्टैटिक वगैरह कंप्लीट किया। और स्टडी IQ के कुछ नोट्स थे, उससे भी थोड़ा बहुत मैंने किया है। और करंट अफेयर्स के लिए यही गौरव सर जो मतलब वीडियो, हाँ स्टडी IQ गौरव सर वीडियोज और PDF दोनों। मतलब करंट अफेयर्स लोग क्या करते हैं कि वो बस ये मतलब वीडियोज देख लो छोड़ देते हैं। मेरी भी एमटीएस के टाइम पे यही गलती हुई थी, वीडियोस देखा मैंने और छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था वीडियोस देखने के बाद ना थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार अब तो मुझे याद होता है, लेकिन जब आपको क्वेश्चंस दिखते हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर दिखने लग जाते हैं, तो अचानक से आपका दिमाग नहीं उसको स्ट्राइक कर पाता है। हाँ, तो वीडियोस देखना सही है, लेकिन अगर उसकी पैटर्न भी कम से कम 2-3 बार अगर रीड कर लिया जाए तो वो सही। तो मैंने वही किया था, वीडियोस प्लस पीडीएफ। और रीजनिंग के लिए रीजनिंग तो मेरी मतलब कही थी, क्योंकि मैंने जो मैथ्स पे जो काम किया ना वो, हाँ मैं रीजनिंग में वो हेल्प किया। मतलब हुआ ये ना सर कि मतलब जब रीजनिंग है, जब मैंने कंबाइंड वाला जो टेक्स्ट बुक में पहला मॉक लिया, मेरे उसमें आई थिंक 77 मार्क्स सबसे फर्स्ट मॉक, तो उसमें मेरे रीजनिंग में ही 42 मार्क्स। तो रीजनिंग में मुझे सबसे कुछ मतलब बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ा। कुछ चैप्टर्स थे जैसे कैलेंडर मुझे नहीं आता था, डाइस मुझे नहीं आता था, तो ये सब नॉर्मली कोई भी यूट्यूब में मतलब सर्च किया मैंने वो चैप्टर, और जिसमें टीचर का दिखा कि ठीक ठाक मुझे समझ आ रहा है मैंने देख लिया। पर बाकी रीजनिंग के लिए कोई भी अलग से बुक्स वगैरह नहीं था। आपने सीजी अकाउंटेंट कब जॉब ज्वाइन किया था? इसी ईयर 15 सितंबर 15 तो अप्रॉक्स आपको 6 महीने हो गए हैं। हाँ। तो क्या जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या एक्सपीरियंस है आपका? एक्सपीरियंस तो अच्छा है, बिकॉज सीजी अकाउंटेंट ऑप्ट करने का ये रीजन था कि आपको वर्कलोड थोड़ा कम है। हाँ, और लड़कियों के लिए बहुत सही है क्योंकि ये कम्प्लीटली डेस्क जॉब है। हाँ, फील्ड वर्क है नहीं मेरा, और आपको ऑफिस का जो मुझे जो मतलब मिला है, ऑफिस का भी मेरा माहौल बहुत सही है। हाँ, तो और बेसिकली वर्क प्रोफाइल यही होता है कि आपके ऑफिस में डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स आएंगे, आप एक तरीके से वेरीफायर का काम करते हो कि बिल्स जो आ रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं, कोई फॉल्स बिल तो नहीं आ रहे हैं आपके पास, वो चेक करके आपको अप्रूव कर लेंगे। सेम एज जैसे सीएजी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, वही सीएजी का जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, आप ये समझ लो वो मिनिस्ट्री के अकाउंट्स नहीं मेंटेन करती है, वो स्टेट का मेंटेन करती है, और मिनिस्ट्रीज का जो अकाउंट है वो सीजीए मेंटेन करता है। एक्चुअली दोनों का काम सेम ही है, बस डिपार्टमेंट अलग अलग है। तो काइंड ऑफ जो सीएजी का अकाउंटेंट है और सीजी का अकाउंटेंट है, दोनों का जॉब प्रोफाइल सेम ही है। प्रमोशंस वगैरह क्या है?
सीजीए अकाउंटेंट में ये है कि आफ्टर 2.5 ईयर ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एग्जामिनेशन आप सीनियर अकाउंटेंट बन जाते हो। यानी कि सीजीए अकाउंटेंट जो है वो 2800 ग्रेड पे वाली जॉब है। तो आफ्टर 2.5 ईयर आप 40,000 ग्रेड पे चले जाते हो बिना कोई एग्जाम। बस आपको बीच में एक अपना कंफर्मेटरी एग्जाम देना होता है। वो सारे प्रोफेशनली में किसी भी जॉब में जाते हो ना, हाँ, प्रोफेशन में तो आपको देना होता है। और वो सीनियर अकाउंटेंट बनने के बाद आपको एसएस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। एसएस एग्जाम देकर के आप डबल एओ बन सकते हो, जो कि गैजेटेड ऑफिसर होता है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। याद आई। सो सीएजी, सीजीए और सीजीडीए ये 3 डिपार्टमेंट है। अगर इन तीनों में ही आपको प्रमोशन लेना है, तीनों में ही असिस्टेंट ऑडिट एंड अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सीएजी में होता है, और सीजीए और सीएजी में भी जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है प्लस सीजीडीए में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर होता है। वो बनने के लिए आपको एसएस का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। 9 एग्जाम्स होते हैं 2 ग्रुप में। लेकिन अब शायद कम हुए हैं। हाँ, 2024 से वो चेंज हुआ है। सीएजी में तो ऐसा है, सीजीए का मुझे आइडिया है। सीजीए में शायद मुझे किसी ने बता रहा था कि अब 6 पेपर हो गए हैं। मैं एक बार पैटर्न देख के आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है। जैसे आप भुवनेश्वर में पोस्टेड हो, आपकी इन हैंड सैलरी क्या है? 43,871। 43,871, अप्रॉक्स 44,000 ये इन हैंड सैलरी। और ग्रॉस क्रॉस हुई 50। तो सैलरी अच्छी है इसमें भी। सो आपने 2020 ये जो सैलरी है वो वाई सिटी में। हाँ, ये वैरी करेगा। एक्स सिटी में आपको इससे ज्यादा मिलेंगी और जेड सिटी में इससे कम। 5-5 हजार रुपए का डिफरेंस। आप हाँ 5,000 और ऐड कर दो। और एचआरए से डिफर करता है। आपको एक्स सिटी में एचआरए 27% मिलती है, वाई में 18 और जेड में 9%। 2020 से आपने डीए के अंदर डिविजनल आपके अच्छे मार्क्स थे। आप IAS वगैरह भी ऑप्ट कर सकते थे, या एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह। टीए ऑप्ट करने के पीछे मतलब बहुत सारे रीजन थे। पहला कि टीए आपको ना एक्चुअल ऑफिसर वाली फीलिंग देती है, क्योंकि उस ऑफिस में ना इकलौते आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। और आप मतलब सेकंड मोस्ट सीनियर होते हैं ऑफिस में। जितने भी स्टाफ होंगे वो आपको एक मतलब बहुत अच्छी रिस्पेक्ट देना, पहला रीजन। दूसरा कि डीए में टाइम बहुत लगता है, तो यूपीएससी स्टेट पीसीएस वगैरह का प्रिपरेशन करनी हो तो डीए बेस्ट है। आपको थोड़ा ऑफिसर वाली भी वाइफ चाहिए, टाइम भी चाहिए, तो डीए में ये दोनों चीजें आपको मतलब पूरा मिलेगा। और ग्रेड पे भी चाहिए। एट द एंड मेरा ना हमेशा मानना है कि जो लड़कियां होती हैं ना, वो ज्यादा उनके अंदर ना इन्फ्लुएंसर पावर थोड़ी ज्यादा होती है। आप बहुत ज्यादा वाइड एरिया तक तो आप कवर कर पाओगे। तो आपकी बहुत सारी लड़कियां हैं जो गांव से तैयारी कर रही है, या काफी लड़के भी हैं जो गांव वगैरह में रह के तैयारी कर रहे हैं। तो अगर उनके लिए आपको कुछ एड्रेस देना हो, कुछ बताना हो कैसे वो तैयारी कर सकते हैं या क्या करना चाहिए। आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म मोटिवेशनल वीडियोस के पीछे हैं, ठीक है। मैं बार उसके मैं बहुत अगेंस्ट हूँ उसके। तो कैसे अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। मैंने आज तक मतलब मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल वीडियोस तो देखते ही नहीं। ये अगर आप देख रही होती तो यहाँ नहीं आती। आप यहाँ हो जस्ट बिकॉज की यू आर पैशनेट अबाउट योर जॉब और स्टडी, आप काफी डिसिप्लिन से। तो उनके लिए थोड़ा अगर आपको कुछ एड्रेस देना हो। आपको एक्चुअल मोटिवेशन अगर चाहिए ना, तो आप अपने पेरेंट्स को देखो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखो कि आप मतलब आपको और क्या चाहिए लाइफ में। आप अभी जहाँ पे हो आप मतलब कम्प्लीटली कोई सेटिस्फाई तो होता नहीं है। आप मतलब मैं मेरे साथ ये था कि मैं खुश थी नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। मतलब कि पेरेंट्स का जो भी मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, मुझे ये लग रहा था यार मैं हूँ घर पे तो मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ। मेन मेरा मोटिवेशन का यही सोच था। घर पे देख रही हूँ कि मतलब चल क्या रहा है, मुझे इससे कुछ बेटर करना है। तो बस मेन मोटिवेशन का सोर्स आपके अंदर ही होता है। मोटिवेशनल वीडियो से तो कुछ मिलता ही नहीं है, वो सुपरफिशियल मोटिवेशन होता है जो कि 5 मिनट में खत्म हो जाता है। 5 मिनट में खत्म हो जाता है। ये वो कहते हैं ना कि रात को आप मोटिवेशन वीडियो बहुत ज्यादा देखते हो। मोटिवेशनल वीडियो के लिए कहा जाता है नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है, ठीक है। वो आपको ना इस तरीके से मोटिवेट करेगी ना कि तुम जल्दी सो के सुबह जल्दी उठोगे। पर ध्यान रखना, मोटिवेशन वीडियो सुला सकती है जल्दी उठाने के लिए ना, सुबह उठने के लिए ना चाहिए वो। आपकी अंदर जितनी पड़ी होगी आप उसका ज्यादा करोगे। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है जो छूट गया हो, मैंने नहीं पूछा है, आप कमेंट में पूछ लेना। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपसे आपको कमेंट में ही जवाब दे, और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा से इनका इंटरव्यू ले लेंगे अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो इस सेशन में इतना ही था। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।